नमस्कार दोस्तों, इसके स्टोरी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दहेज एक विनाशकारी चिंगारी, उदयवीर जी की लिखित हिंदी कहानी, अंतिम भाग। इधर लक्ष्मी की मौत के बाद रंजीत अपने दोस्तों को फोन करता है और आने को कहता है। गोली की आवाज सुनकर रंजीत की मां सुनामी दौड़ती हुई आती है और राजू की लाश को देखकर रंजीत से कहती है, सुनामी, इस कलमुही के चक्कर में अपने भाई को ही क्यों मार दिया? रंजीत, आप शांत हो जाओ माँ, वरना रोने की आवाज से पड़ोसियों को पता चल जाएगा और हम लोग फंस जाएंगे। तभी कहीं से बजरंगी आता है और लक्ष्मी और राजू को देखकर कहता है, बजरंगी, अरे चाची, इन दोनों को जमीन पर क्यों लिटा रखा है? क्या ये दोनों मर गए? सुनामी, क्या कह रहे हो बजरंगी? मेरे बेटे और बहू की तबीयत खराब है, इसलिए ये दोनों जमीन पर लेटे हुए हैं। अभी डॉक्टर को फोन किया है, डॉक्टर आने वाले हैं। बजरंगी, मुझे पता है किस डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अभी मैंने जो गोली की आवाज सुनी थी, इन दोनों बेकसूरों को मार दिया तुमने। सुनामी, बात काटते हुए, अरे बजरंगी, तुम कोई लड़की की बात करने गए थे ना शादी के लिए? बजरंगी, हाँ ठीक है, तुम शादी करो, मैं चला वीर भाई के पास। अब तो जो कुछ होगा वीर के आने के बाद ही होगा। रंजीत, हाँ जा जा, जो उखाड़े उखाड़ ले मेरा। बजरंगी चला जाता है। तभी बाहर से रंजीत के दोस्त राजन और पवन आते हैं। रंजीत उन्हें सब कुछ समझाता है। राजन, चलो अब इस लाश को ठिकाने लगाते हैं और थाने में जाकर बात करते हैं। रंजीत पवन के हाथ में एक सूटकेस देता है जिसमें 10,000 रुपए होते हैं। रंजीत, तुम यह ले जाकर थाने में सब कुछ फिक्स करो। 24 घंटे तक पुलिस मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर मैं थाने गया तो वे लोग मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए तुम लोग जाओ। राजन, ठीक है, तब तक तुम लाश को ठिकाने लगाओ। पवन और अमित थाने जाते हैं और थाने में जाकर इंस्पेक्टर ललित कुमार से बात करते हैं। ललित, आओ पवन साहब, आज कैसे आना हुआ? मुझे ही बुला लिया होता। राजन, क्या करें, इस वक्त काम ही कुछ ऐसा था। और सारी बात बताता है और इंस्पेक्टर ललित से कहता है। राजन, रंजीत सिंह का कहना है 24 घंटे तक पुलिस थाने से बाहर नहीं जानी चाहिए। ललित, ओ रंजीत साहब, फिर तो माल भी अच्छा मिलेगा। पवन, सूटकेस को आगे करके, यह लो तुम्हारा एडवांस और बाकी का रंजीत भाई की शादी के बाद। ललित, अरे आप जाकर शादी रचाइए, बाकी का काम हम पर छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर ललित सूटकेस को खोलकर देखते हैं। तभी वहां हवलदार अमन आता है। अमन, क्या बात है सर, आज तो मोटी पाटी हाथ लगी है। ललित, तुम अपना मुंह बंद रखो और काम करो। अमन, क्या सर, कम से कम 10% तो हमें भी दे दिया करो, आखिर आपका सारा काम हम ही तो करते हैं। ललित, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है, अपने काम पर ध्यान रखो और अब निकलो यहाँ से। इधर रंजीत लाशों राजू और लक्ष्मी को जंगल में दूर फेंक कर आता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वह जंगल चंबल का बीहड़ जंगल है। इधर बजरंगी पंडित वीर से जा मिलता है और घटित होने वाली घटना के बारे में बताता है। वीर पागलों की तरह अपनी बहन की लाश को ढूंढता है। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे अपनी बहन की लाश मिल जाती है। वीर अपनी बहन की लाश लेकर थाने आता है, लेकिन इंस्पेक्टर ललित द्वारा उसे वहां से भगा दिया जाता है। ससुराल वाले भी लक्ष्मी के ऊपर बदचलन होने का आरोप लगाते हैं। वीर अपनी बहन की लाश को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बहन की चिता में ही जलकर मर जाना चाहता है, लेकिन तभी वहां महिमा हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए आती है और वीर से कहती है, महिमा, आत्महत्या करना कोई उपाय नहीं है। अगर मरने से ही सारी समस्या हल हो जाती तो दुनिया में कोई जीता ना होता। यह गन लो और लो ये सारी बहनों का बदला। वीर, तुमने सही कहा माही, अब मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि सारे गुनहगारों को उनकी सजा नहीं दे देता। अब मैं बताऊंगा कि जुर्म करने की सजा कमजोरों के ऊपर अत्याचार करने की और मासूम बेकसूर और लाचार बहनों को मौत के घाट उतारने की क्या सजा होती है।
महिमा, मुझे विश्वास है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वीर, तुम चाहो तो किसी और से शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। मेरा पता नहीं वापस आऊं या मारा। महिमा वीर के मुंह पर हाथ रख देती है। मुझे विश्वास है तुम काम पूरा करके वापस जरूर आओगे। वीर, मैं जिंदा वापस आऊंगा, इस बात की क्या गारंटी है? क्या तुम्हें विश्वास है? महिमा, विश्वास पर ही तो दुनिया टिकी है। अगर विश्वास ना होगा तो हम जिएंगे किसके सहारे? मुझे पूरा विश्वास है अपने प्यार पर, जो मुझे कभी निराश नहीं करेगा। वीर महिमा को गले लगा लेता है। वीर अपने दो दोस्त अर्जुन और लक्ष्मण को साथ लेकर निकल जाता है। चंबल के बीहड़ों में पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है रुद्र से, जो कि चंबल के जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होता है। उन लोगों की आपस में दोस्ती हो जाती है। रुद्र का काम होता है अमीर लोगों का और उन लोगों का जो गरीब और कमजोर लोगों को परेशान करके पैसे इकट्ठे करने वाले लोगों का पता लगाना, और चारों लोग रात में उन लोगों को लूटकर गरीबों और असहाय लोगों को बांट देते हैं। इस तरह से उन लोगों के नाम आसपास के सारे इलाके में छाया हुआ है। गरीब और असहाय लोग कभी भी पुलिस को उनकी असलियत नहीं बताते। अब जुर्म की दुनिया में सिर्फ एक ही खौफ था, चंबल का किंग। जब भी कोई जुर्म करने वाला इस नाम को सुनता तो उसके हाथ पांव कांपने लग जाते। पुलिस ने चंबल किंग के ऊपर 1 लाख का इनाम रखा। जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को बहुत सारे लोग और पुलिस वाले इनाम के लालच में उसका पीछा करते हुए चंबल की घाटी में उतरे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। अब लोग चंबल की घाटी में जाने से दिन के उजाले में भी खौफ खाते हैं। एक दिन रंजीत अपने दोस्त पवन और राजन के साथ थाने जाता है। ललित, आइए रंजीत साहब, कैसे आना हुआ? हमें ही बुला लिया होता। रंजीत, एक मुजरिम ने हमारा जीना हराम कर रखा है। ललित, आपसे बड़ा मुजरिम कौन हो सकता है? राजन, वही रंजीत का भाई का साला, जिसे लोग चंबल का किंग कहते हैं। जिस वक्त वो यहाँ आया था उसी वक्त उसे मार दिया होता तो आज ये मुसीबत खड़ी न होती। रंजीत, ललित साहब आप कुछ कीजिए, नहीं तो अगर हमने हथियार उठा लिया तो चारों तरफ तबाही आ जाएगी। ललित, अरे हम किस लिए हैं? रंजीत साहब आप फिक्र न कीजिए, हम आज ही निकलते हैं चंबल के लिए। पवन, चलो अच्छा है कि आप जा रहे हैं, नहीं तो हमें ही हथियार उठाना पड़ता। ललित, अरे आप उसकी फिक्र ना करें, उसे तो मैं देख लूंगा। वैसे अगर चाय पानी का इंतजाम हो जाता तो। रंजीत 10,000 की गड्डी उसे निकाल कर देता है और बाकी का काम होने के बाद, और तीनों वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर ललित हवलदार अमन को आवाज देकर बुलाता है। अमन, जी साहब कहिए। ललित, अमन तैयार हो जाओ, आज हमें खूंखार लुटेरे के गिरोह को पकड़ने जाना है। अमन, जाना कहाँ है सर? ललित, चंबल की घाटी। अमन, सुना है सर वहाँ खतरनाक लुटेरे रहते हैं और चंबल की घाटी लुटेरे का गन है। ललित, हम वहीं जा रहे हैं। चंबल के किंग का नाम तो सुना होगा, उसी को पकड़ने। वैसे भी कोई भी कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, कानून उसे पकड़ ही लेता है। अमन, चंबल का किंग? सुना है चंबल की घाटी से आज तक वापस कोई भी नहीं लौटा। ललित, बकवास बंद करो और तैयार हो जाओ, हम अभी निकल रहे हैं। अमन, मुझे घर जाना है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। ललित, बीवी प्रेग्नेंट है? तुम तो नहीं ना? अमन, जी नहीं सर, वो। ललित, अब बहाना बनाना छोड़ो और चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अमन, जी सर। और मन में कहता है खाने के टाइम साला पूछता भी नहीं, खुद ही सारी रिश्वत खा जाता है और मरने के टाइम हमें आगे कर देता है। साला मन तो करता है कि साले को गोली मार दो, सारा किसी को शक भी नहीं होगा और कह दूंगा कि डाकुओं ने हमला किया और साहब शहीद हो गए। ललित, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ और चलने के लिए तैयार हो जाओ। स्थान चंबल की घाटी। इंस्पेक्टर ललित गाड़ी को जंगलों के बाहर ही छोड़ देते हैं और अमन को साथ लेकर पैदल ही अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। हाथ में रिवॉल्वर, नजर चारों तरफ और पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ने लगते हैं।
जंगल घना होने लगता है। अमन, सर हमें वापस चलना चाहिए, हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। ललित, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। अमन, सर मैंने सुना है जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्मा इन जंगलों में भटकती रहती है और आने वाले लोगों को वापस नहीं जाने देती और पकड़कर उनका खून पीती है। ललित लगभग चिल्लाते हुए, चुप हो जाओ और डराना बंद करो बेवकूफ। अमन चुप होकर चलने लगता है। फिर उसे ना जाने क्या मजाक सोचती है और वह पीछे से ललित की कॉलर पकड़कर अजीब आवाज बनाकर, अमन, हा हा हा, आज बहुत दिनों बाद इंसान मिला है, आज तो खून पिएंगे ही। ललित की टांगें हिलने लगती हैं और रिवॉल्वर हाथ से छूट जाता है। यह देखकर अमन को हंसी आ जाती है। ललित पीछे मुड़कर देखता है और अमन को जोर से धक्का देता है। ललित, दोबारा नौटंकी की तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। अमन हंसी रोकते हुए, सॉरी सर, मजाक कर रहा था। ललित संयत होते हुए, अच्छा, क्या सच में आत्मा रहती है? अमन चुटकी लेते हुए, आंखें बड़ी करते हुए और अपनी आवाज को भारी करते हुए, हाँ सर, जो लोग मर जाते हैं ना, जिन्हें लुटेरे मार देते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है अपने कर्मों को सुधारने के लिए और बुरे लोगों को परेशान करती है। ललित, लेकिन हम लोग तो अच्छे इंसान हैं ना? अमन, हम नहीं, मैं। ललित, क्या मतलब? अमन, सर आप तो घूस लेते हैं ना? ललित, इन लोगों को थोड़ी ना मालूम होगा। अमन, सर मुझे तो मालूम है ना। ललित, तुम तो अच्छे इंसान हो ना, तुम इन लोगों को नहीं ना बताओगे? अमन, लेकिन सर सारा घूस का पैसा तो आप ही खा जाते हैं। ललित, तुम धीरे बोलो, मैं 10% तुम्हें भी दे दिया करूंगा। अमन, सिर्फ 10%? ललित, चलो 20%। अमन, नहीं सर, 30% सही रहेगा। ललित, 25%, अब बिल्कुल भी नहीं। अमन, ठीक है सर, अब आप मेरे पीछे पीछे आइए। स्थान चंबल का बीहड़। अर्जुन आकर खबर देता है कि पुलिस जंगल में घुस चुकी है। रुद्र, शायद पुलिस वाले ये भूल गए कि चंबल के बीहड़ में आने का रास्ता तो आसान है, लेकिन जाने के लिए मौत से होकर गुजरना पड़ता है। लक्ष्मण, किसकी मौत आई है जिसने चंबल के बीहड़ों में आने की जरूरत की? अर्जुन, है कोई इंस्पेक्टर ललित। वीर, ओ ललित, आने दो, उससे भी तो अपना पुराना हिसाब बाकी है जो पूरा करना है। इसे कहते हैं कुएं का आकर खुद प्यासे के पास चलकर आना, जैसे ये खुद ही मरने के लिए चला आया है। इधर इंस्पेक्टर ललित हवा में फायर करता है और जोर से चिल्लाते हुए, ललित, अपने हथियार डाल दो लिटोरो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने हथियार डालकर सरेंडर कर दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वीर, वापस लौट जाओ इंस्पेक्टर, क्यों मौत को बुलावा दे रहे हो? क्यों इस मौत की घाटी में अपनी मौत को आवाज दे रहे हो? ललित एक और फायर करता है, तुम नहीं जानते हो कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और तभी लक्ष्मण, हवलदार, अमन और रुद्र इंस्पेक्टर ललित के कानों पर झाइयों से निकालकर गन रख देते हैं। रुद्र हंसते हुए, कहाँ है तेरी पुलिस? ललित, तुम गलत कर रहे हो रुद्र, हथियार डाल दो। तभी वीर सामने आता है। वीर, क्यों ललित साहब, बोला था ना कि वापस चले जाओ। नहीं, तुम्हें तो आवाज ही आनी बंद हो रखी है। रिश्वत ने जो तुम्हारे कान बंद कर रखे हैं। न ही उस वक्त मेरी आवाज सुनाई दी थी जिस वक्त मैं अपनी बहन की लाश लेकर तुम्हारे थाने आया था। हवलदार अमन, हमको छोड़ दो भैया, हमने हमेशा गरीबों की मदद की है, हमने कभी रिश्वत नहीं ली और जो भी रिश्वत मिलता है उसमें से कुछ भी नहीं लेते। हम गरीब इंसान हैं भैया, हमको छोड़ दो। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वीर, लक्ष्मण इसे ले जाकर जंगल के बाहर छोड़कर आओ। वीर, अमन पीछे मुड़कर मत देखना है। ललित, तुम अच्छे इंसान हो, मुझे भी छोड़ दो, मुझे सुधरने का एक मौका तो दे दो। वीर, अपनी टोपी उतारकर जमीन पर रख दो। ललित जल्दी से अपनी टोपी उतारकर जमीन पर रख देता है। वीर, अपनी शर्ट उतार कर रख दो, ये तुम जैसे कमीनों पर सही नहीं लगती। ललित, यह तुम सही नहीं कर रहे हो, कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
रुद्र उसके पैर की में साइड से गोली मारता है, जो कि ललित के पैर को छूती हुई निकल जाती है। ललित दर्द से चीख पड़ता है। वीर, शर्ट उतार दो। ललित जल्दी से शर्ट उतार देता है। वीर, पैंट भी उतार दो। ललित लगभग रोते हुए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। रुद्र, हमारे सामने भगवान और कानून का नाम भी मत ले अपनी गंदी जुबान से, और जो भी कहा चुपचाप करो। ललित अपनी पैंट निकालकर डाल देता है। वीर, रुद्र, इसे यहीं पेड़ से बांध दो। इंस्पेक्टर ललित को चंबल की खतरनाक भीड़ों में नंगा बांधकर वो लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं और उन्हें लक्ष्मण जंगल के बाहर ही मिलता है। अर्जुन, अब क्या? वीर, अब जुर्म की अंतिम कड़ी को खत्म करना है। अब हमारा टारगेट है रंजीत और उसके गुनहगार दोस्त। स्थान रंजीत का घर। रंजीत अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा है। तभी पवन, रंजीत भाई, आज की खबर सुनी? इंस्पेक्टर ललित चंबल के बीहड़ में मारा गया। राजन, लगता है अब उन लोगों का आखिरी निशाना हम लोग ही हैं। अब क्या करें? रंजीत, तुम लोगों को जो करना है करो, मेरी समझ में फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा है। तभी किसी के आने की आहट होती है। राजन, कौन है वहां? तभी सामने आते हुए अर्जुन, क्या बात है? ओ, पार्टी चल रही है। पवन, कौन हो तुम? लक्ष्मण, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। रंजीत, अबे हो कौन तुम लोग? वीर, क्या बात है, बड़ी जल्दी भूल गया मुझे, लेकिन चिंता मत कर, हम तुझे भूलने नहीं देंगे, और वैसे भी आज के बाद तुझे कुछ भूलने या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजन और पवन, हमें जाने दो वीर, हमने तुम्हारी बहन को नहीं मारा और हमारी तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। वीर, नहीं कमीनों, तुम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। और तभी राजन और पवन गन निकालते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। रुद्र और अर्जुन की गोली उनके सीने को चीरकर निकल जाती है और दोनों कटे हुए पेड़ों की तरह गिर पड़ते हैं। रंजीत, मुझे माफ कर दो वीर, अब मैं कभी किसी लड़की को दहेज के लिए नहीं मारूंगा। वीर, और गिड़गिड़ा कमीने, मेरी बहन का गिड़गिड़ाई होगी तेरे सामने, उसने भी तुझसे जान की भीख मांगी होगी, मगर क्या तूने उस मासूम की एक भी सुनी? क्या तूने उसे छोड़ा? मेरे जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, उसे भी तूने छीन लिया। और गोली चलाता है। रंजीत कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ता है। गोली की आवाज सुनकर रंजीत की मां सुनामी आती है और रंजीत की लाश देखकर चिल्लाती है, कमीनों, मेरे बेटे को क्यों मार दिया? अब मुझे भी मार दो। वीर सुनामी की गर्दन पकड़ लेता है। आओ सुनामी, तुम्हारा ही इंतजार था, चलो आज तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी किए देते हैं, और वैसे भी तुम्हें मारने के लिए मैं अपनी गोली बर्बाद नहीं करूंगा, तुम्हें तो गला दबाकर ही मार दूंगा। और जोर से गला दबाता है और सुनामी की सांसें रुक जाती हैं। स्थान वीर का घर। वीर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और महिमा भी उनके साथ बैठी है। वे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। रुद्र, अब क्या करोगे वीर? वीर, मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम लोग अपनी जिंदगी जियो। मेरा जो साथ दिया उसके लिए जब भी जरूरत हो मुझे याद करना, जान भी हाजिर है, और वैसे भी अब मुझे सरेंडर करना है। महिमा, लेकिन तुमने कौन सा गलत काम किया है? वही किया जो सही है। वीर, वो सब तो सही है माही, लेकिन कानून की नजरों में यह गुनाह है और मैंने गुनाह किया है। तभी हवलदार अमन आता है और रंजीत को चलने के लिए कहता है। तभी पंडित बजरंगी आता है और कहता है कि अगर गुनाहों से लड़ना और गुनहगारों को सजा देना और खत्म करना अगर गुनाह है तो हमें मंजूर है ये गुनाह। आखिर गलत क्या किया वीर भाई ने, जो आज उसे ही गुनहगार बना दिया इस कानून ने। महिमा गले लगकर रोने लग जाती है वीर के। महिमा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे वीर जी? वीर, बस थोड़ा इंतजार और कर लो माही। और वीर अमन के साथ चला जाता है। अदालत वीर को 7 साल की सजा सुनाती है। वीर के अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसकी सजा कम करके 5 साल कर दी जाती है। जब वीर जेल से वापस आता है तो उसके दोस्त और महिमा उसका इंतजार करते हुए जेल के बाहर गेट पर मिलते हैं। वीर सभी को गले मिलता है और महिमा भी वीर के गले लग जाती है और रोने लगती है। महिमा, बहुत इंतजार करवाया, वादा करो अब कभी नहीं जाओगे छोड़कर। वीर, कभी नहीं।
महिमा के पिता एक अच्छे और समझदार इंसान होते हैं। वे खुशी खुशी महिमा की शादी वीर के साथ करवा देते हैं। वीर और महिमा एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।